मैं प्रोफेसर भावेश कुमार चौहान, बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आप सभी का इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन KEEE 302 कोर्स कोड में पुनः स्वागत करता हूं। इस कोर्स में हमने अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो बर्ड्स आई व्यू के बारे में जो है उसका एक ऊपरी संरचना को समझा था, कोर्स आउटकम को जाना था और फिर ये समझा था कि ये कोर्स जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। सभी जो अभियांत्रिकी की शाखाएं हैं, डिफरेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, व्हाई इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट वी अंडरस्टूड थ्रू द ओवरऑल डिस्कशन ऑफ द कोर्स along with its course outcome. In this lecture, that is a lecture 2, जो इसका द्वितीय भाग है, इसमें हम यूनिट 1 पे अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे। तो यूनिट 1 में जो आप देखेंगे कि इसका जो आउटलाइन है, इस डिस्कशन की जो आउटलाइन होगी वो पहले तो इंट्रोडक्शन होगी जो यूनिट 1 से संबंधित है। देन फिर कैलिब्रेशन पे हमारी चर्चा का प्रारंभ होगा। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्या क्या एक मापने वाले यंत्र की या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की विशेषताएं होती हैं उसको हम समझेंगे। इसमें भी हम दो बातों पे विशेष ध्यान देंगे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसको भी हम जानेंगे। साथ के साथ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के भी कई प्रारूप हैं तो उनको भी हम समझेंगे और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के भी कई सारे पहलू हैं, उसको भी हम एक एक करके जानेंगे और समझेंगे। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम किसी भी यंत्र की या इंस्ट्रूमेंट्स की विशेषताओं को समझते हैं और ख़ास करके जो ऐसी पैरामीटर जो समय के साथ बदल रही हैं या वो पैरामीटर भी जो समय के साथ नहीं बदल रही हैं, उन परिस्थितियों में वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बिहेव कर रहा है, वो यंत्र किस तरीके से अपना जो रेस्पॉन्स दे रहा है, तो इससे हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं, इन जानकारियों से हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि त्रुटि जो मापने की है वो कैसे कम से कम हो। वी आर एबल टू रिड्यूस द एरर by understanding inside out of that instrument and its characteristics. Then जैसा कहा कि और इसके बाद हम फिर एक कंक्लूजन पे आने का प्रयास करेंगे। तो कैलिब्रेशन ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने प्रयोगशालाओं का +2 में इस्तेमाल किया है या उससे पूर्व में भी जो है प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल किया है, तो वहाँ स्क्रू गेज को या फिर वर्नियर कैलिपर्स को या इससे मिलते जुलते कुछ यंत्रों का इस्तेमाल किया होगा और उन यंत्रों का इस्तेमाल करते समय आपने उनको शायद कैलिब्रेट भी किया होगा, और नहीं किया है तो हो सकता है आपके शिक्षक ने या जो लेबोरेटरी असिस्टेंट ने उसको पहले से ही सुनिश्चित कर दिया हो। तो कैलिब्रेशन क्या है हम ये समझें। कैलिब्रेशन को अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो अगर जैसे आप एक बाज़ार में जाते हैं और वो आपके लिए कोई सामान को तोलता है, मापता है, चाहे वो एक प्रोविज़न स्टोर हो, आपने देखा होगा कि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स रहते हैं, और द मोमेंट you see that it is 1 kg, of course you feel satisfied that it is 1 kg और आप उसको लेके चले आते हैं। अगर वो 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपको बेहतर लगता है, और एग्जैक्टली 1 किलो होता है तो आप थोड़ा चिंता करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ यह है कि वो इंडिकेशन आपको एक आत्मविश्वास देता है कि सही मापा है। लेकिन क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है? आप ये मान लेते हैं कि शायद ये पहले से ही कैलिब्रेटेड है, लेकिन हो सकता है कि उसका कैलिब्रेशन सही ना हो सकता है वो गलत माप दिखा रहा हो। और इसको आप कैसे सुनिश्चित करते हैं कि अगर आपने ज़ीरो रीडिंग पहले देख लिया, जब कुछ भी उस पर सामान नहीं रखा हुआ है,
और आपने ज़ीरो रीडिंग दिया तो आपको आत्मविश्वास होता है, चाहे वो पेट्रोल स्टेशन पे ही हो कि वो आपको ज़ीरो दिखाते हैं। लेकिन जब वो एक मैक्सिमम रीडिंग दे रहा है तो आपको लगता है ज़ीरो भी आपने देख लिया, अंततः आखिरी रीडिंग भी आपने देख ली और ये सब सही है, लेकिन इसके बावजूद भी त्रुटियों की संभावनाएं हैं। वो कैसे है इसको भी अब जब हम देखेंगे कि विस्तार से चर्चा होगी तो ये बातें भी बाहर निकल के आएंगी। लेकिन सवाल ये आया कि क्या ज़ीरो सेट है, क्या ज़ीरो ठीक है, क्या वो रीडिंग जो उस समय आपने देखी वो ठीक है? ये कैसे सुनिश्चित हो सकता है कि ये सब कुछ ठीक है? ये सुनिश्चित हो सकता है कैलिब्रेशन से। अंशोधन भी कहते हैं इसको, और अलग अलग हिंदी में इसके कई नाम हैं, लेकिन इसको समझें, इसका मायने क्या है। तो बेसिकली कैलिब्रेशन is a process which involves comparison of a particular instrument with either a primary standard, okay, or a secondary standard with a higher accuracy than the instrument to be calibrated, or a instrument of known accuracy. तो इन तीनों में से किसी के साथ कंपैरिजन करना कैलिब्रेशन है। अब ये तीनों कैसे अपने आप से भिन्न हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये इस तरीके से है कि आपने परसेंटाइल, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपने जाना होगा कि 9.4, 9.3 और कैसे A+ डिसाइड करते हैं। तो उसमें ये मान लिया जाता है कि हाईएस्ट मार्क्स आपका एक बेंचमार्क हो जाता है और उसी के कंपैरिजन में बाकी सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को एवेल्युएट किया जाता है, उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो या अगर हम कहें कि कोई रेसर अगर किसी स्पोर्ट्स विधा में दौड़ रहा है तो वो भी देखता है कि ओलंपिक रिकॉर्ड क्या है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है, और फिर वो अपने टाइमिंग्स को चेक करता है कि वेदर ही इज़ परफॉर्मिंग टू द बेस्ट पॉसिबल लेवल और वेदर ही कैन इम्प्रूव अप टू दैट लेवल। तो इसी तरीके से अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो या तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हो आपको, जो कि हम कह सकते हैं कि सबसे अप्रोप्रिएट बेंचमार्क है, बेस्ट बेंचमार्क है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड जिससे कि आप निश्चित हों कि वो बहुत क्लोज है ट्रू वैल्यू के, या जो भी वो मेज़रमेंट कर रहा है वो ट्रू वैल्यूज़ के काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, या फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड विद ए हायर एक्यूरेसी देन द इंस्ट्रूमेंट टू बी कैलिब्रेटेड, या फिर हम किसी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्राइमरी से ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है। तो यहाँ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप कह सकते हैं सेमी स्टैंडर्ड। तो सेमी स्टैंडर्ड का मतलब है जिसको ऑलरेडी कैलिब्रेट किया जा चुका है किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ, तो उसके साथ भी कंपैरिजन करके आप इसको कैलिब्रेशन कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए नॉन एक्यूरेसी, या फिर कोई तीसरा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप टर्शरी कह सकते हैं, जिसका कि आपको एक्यूरेसी ऑलरेडी मालूम है, तो उसके साथ आप कैलिब्रेट करें। कैलिब्रेट किस तरीके से होगा कि आपने कोई स्टैंडर्ड सैंपल लिया, उसको मेज़र किया प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ, या फिर प्राइमरी स्टैंडर्ड से, या फिर सेकेंडरी स्टैंडर्ड से, या फिर टर्शरी से, और फिर देखा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट अगर उसी पैरामीटर को मेज़र कर रहा है, उसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेज़र कर रहा है, तो वो कितना वैल्यू दे रहा है। और अगर उसमें कोई डिफरेंस है जिसको कि आप एरर कहते हैं, तो इसका मतलब है आपके इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन की या रीसेटिंग की ज़रूरत है। इसको इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि एक वेइंग स्केल है और आपने देखा कि उस पर कोई भी वेट रखा हुआ नहीं है। अगर वो अभी भी 12 ग्राम शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ज़ीरो को रीसेट करना है, उसके ज़ीरो को रीसेट करना है जिससे कि वो ज़ीरो पे आए, और उसके बाद आप उसको मेज़रमेंट के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि ज़ीरो देने के बाद भी जब वो हाईएस्ट रीडिंग दे रहा है तो वो गलत हो, जिसके बारे में हम समझेंगे कि ड्रिफ्ट जिसको कहते हैं, इसके बारे में आगे से चर्चा होगी। लेकिन यही है कि रिकैलिब्रेशन का या कैलिब्रेशन का जो मायने है, कैलिब्रेशन का मायने है कि आप रीसेटिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि जब उसको कंपेयर किया है किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ या किसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड के साथ या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जिसकी की एक्यूरेसी ऑलरेडी पहले से मालूम है, तो आप देख रहे हैं कि अगर मेजरमेंट उससे बेहतर या उसके बराबर आ रहा है, प्राइमरी स्टैंडर्ड से तो बेहतर नहीं आ सकता हो, लेकिन अगर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स से बेहतर या उसके बराबर आ रहा है या उसको काफ़ी क्लोज है, या फिर टर्शरी जो आप जिसको कि आप नैनो एक्यूरेसी कर रहे हैं इसके काफ़ी क्लोज है, तो आप कह सकते हैं कि यस इट इज़ वर्किंग वेल।
तो यही कैलिब्रेशन है, यानी कि किसी चीज़ को रीसेट करना, ये इंश्योर करना कि उसका जो मेज़रमेंट आ रहा है या इट इज़ फिट फॉर द मेज़रमेंट। तो बेसिकली अगर हम कहें तो जो मायने निकल के आता है इसका सार, वो सार ये निकल के आता है कि इट्स स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। द कैलिब्रेशन इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि अगर स्क्रू गेज था तो आपने देखा कि 0 0 पे आ रहा था, फिर फाइनली एक स्टैंडर्ड सैंपल लिया, फिर स्क्रू गेज से उसकी विथ को या किसी डाय को नापा और देखा कि जितना था एक्चुअल में जो उसकी ट्रू वैल्यू थी उसके बराबर आए, तो आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि आपका स्क्रू गेज काम कर रहा है। इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर्स, इसी तरीके से ये बातें लागू होती हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर भी। देन करेक्टरिस्टिक्स की बात करें ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो करेक्टरिस्टिक्स में जैसा कि पहले जिक्र किया कि स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स है और डायनेमिक करेक्टरिस्टिक है। स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स से क्या मायने हैं, यानी कि अगर कुछ पैरामीटर्स जो समय के साथ नहीं बदल रही हैं, वो कांस्टेंट हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक पैरामीटर, स्टैटिक वैल्यू। और अगर कोई ऐसी पैरामीटर है जो कि टाइम के साथ बदल रही है, समय के साथ बदल रही है, वो हो सकता है बदलाव ट्रांजिएंट हो, अचानक हो, सडन हो, या कोई इसमें डेफिनेट पैटर्न ना हो, या फिर वो पीरियडिक हो। पीरियडिक का मतलब हर निश्चित समय के बाद वो बढ़ रही है और हर निश्चित समय के साथ वो घट रही है, तो वो डायनेमिक पैरामीटर्स में आता है। तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक को अगर देखें तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्यूरेसी रहता है, प्रिसीजन होता है, सेंसिटिविटी होता है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी होता है। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी इज बेसिकली द एग्रीमेंट और क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, कि जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, सपोज कीजिए हमने 1 एम्पियर का स्टैंडर्ड करंट फ्लो कराया, हमको मालूम है ये 1 एम्पियर है, वो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पहले प्री पास हो रहा है और उसके बाद फिर आप उसको मेजर कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑलरेडी नोन दैट इट इज़ 1 एम्पियर। तो फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा जो मेजरमेंट हो रहा है वो 1.01 आ रहा है या 0.99 आ रहा है, तो कितना क्लोजनेस है, कितना एग्रीमेंट है उसका ट्रू वैल्यू के रेफरेंस में, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एक्यूरेसी। और दूसरा है प्रेसीजन। प्रेसीजन इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने ये हुआ कि सपोज कीजिए एक सैंपल की वैल्यू, एक करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, और आपने देखा कि जब आपको नहीं मालूम कि उसकी वैल्यू 1 एम्पियर है, लेकिन आपने जब मेजर किया तो वो 0.98 दिखा रहा था, और फिर बाद में भी देखा तो फिर वो 0.98 दिखा रहा है, फिर 0.97, फिर 0.98, फिर 0.97। तो आपको ये भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कि ये सही रीडिंग है, क्योंकि रिपीटेबिलिटी है उसमें, बार बार वही रेंज में, क्लोज रेंज में वो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो रिपीटेबिलिटी से कई बार ये भ्रम होता है, जबकि आपको जब ये बता दिया गया कि वो 1 एम्पियर उसकी ट्रू वैल्यू है, तो यू विल फाइंड दैट वो कंसिस्टेंटली एक एरर दे रहा था, एक लगातार गलती या गलत मान आपको दे रहा था, गलत माप रहा था, नाप रहा था। तो उस स्थिति में रिप्रोड्यूसिबिलिटी तो ठीक थी, लेकिन ट्रू वैल्यू के वो नज़दीक नहीं था। तो जब रिप्रोड्यूसिबिलिटी लगातार होती है तो उसको आप प्रेसीजन कह सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट बीइंग एक्यूरेट। और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एग्रीमेंट विद इन ए ग्रुप ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जब आपने मल्टीपल मेजरमेंट किए तो वो लगातार आपको सही मतलब काफ़ी क्लोज रेंज में वैल्यूज़ दे रहा है, काफ़ी क्लोज रेंज में मेजरमेंट आ रहे हैं, बट वो सारे शायद इनएक्यूरेट हैं। तो प्रिसीजन इज रिपीटेबिलिटी और बीइंग इन एग्रीमेंट विद अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट, यानी क्लोज रेंज में मल्टीपल मेजरमेंट्स का आना। सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी होता है कि आउटपुट, चेंज इन आउटपुट विद रेफरेंस टू चेंज इन इनपुट, यानी कि अगर हमने माइनर सा भी इनपुट में चेंज किया तो कितना आउटपुट में चेंज आ रहा है, तो वो सेंसिटिविटी कहलाता है। यानी कि अगर हमने माइनर चेंज करने से इनपुट में, आउटपुट में मेजर चेंज आता है, फॉर एग्जांपल डिफ्लेक्शन, तो आपने 0.1 एम्पियर का चेंज किया करंट में और डिफ्लेक्शन में आपको स्केल काफ़ी वाइड मिल रहा है और डिफ्लेक्शन काफ़ी सिग्निफिकेंट मिल रहा है, बड़ा डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ज़्यादा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो देन यू विल कॉल दैट इंस्ट्रूमेंट टू बी मोर सेंसिटिव। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है डिग्री ऑफ क्लोजनेस विद इन विच द गिवन वैल्यू मे बी रिपीटेडली मेजर्ड। सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब है कि किस रेंज में, जो कि हम प्रेसिजन से अभी हमने जिक्र किया, तो ये बेसिकली रिप्रोड्यूसिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये प्रेसिजन जो है इट्स ए मेजरमेंट ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जैसा पहला कहा था कि वो बार बार रिपीटिशन में वैल्यू वही आ रही है या नहीं, और अगर वही आ रही है तो आप कह सकते हैं कि उसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी कब होता है? जबकि ड्रिफ्ट वैल्यू जो है वो लेस होती है या निल होती है, नो ड्रिफ्ट वैल्यू।
ड्रिफ्ट से क्या मायने हैं? नो ड्रिफ्ट मीन्स दैट विद ए गिवन इनपुट द मेजर वैल्यू डू नॉट वेरी विद द टाइम। कि अगर हम बार बार डिफरेंट मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि गिवन इनपुट के लिए जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो समय के साथ वही रह रही है। तो लेकिन जो ये ड्रिफ्ट है, ये जब ड्रिफ्ट नहीं होगा तब आप देखेंगे कि समय के साथ मेजरमेंट में फ़र्क नहीं आएगा स्टैटिक के लिए। लेकिन अगर ड्रिफ्ट होगा तो एक तो होता है ज़ीरो ड्रिफ्ट, की ज़ीरो ही आपका रीसेट हो गया है, वन इज़ दैट ज़ीरो हैज़ बीन रीसेट, तो उसका मतलब क्या है, ज़ीरो ही शिफ्ट कर गया और सारी वैल्यूज डिफरेंट चेंज कर गई। और दूसरा होता है स्पैन ड्रिफ्ट या सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट। तो स्पैन ड्रिफ्ट क्या है? स्पैन ड्रिफ्ट होता है कि रेंज के साथ वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि एक्चुअली ये ट्रू वैल्यू शायद ये होती है लेकिन इट इज़ गोइंग लाइक दिस। तो यानी कि एरर जो है, जैसे जैसे आप मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो एरर बढ़ रहा है, स्पान की एरर इज इंक्रीजिंग। और एक जोनल ड्रिफ्ट होता है, वो एक पर्टिकुलर जोन में ही जब ये आपकी एरर इंट्रोड्यूस हो, बढ़ रही है, तो उसको आप जोनल ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये तो जीरो के लिए एप्लीकेबल है कि आपका जीरो ही शिफ्ट हो गया, तो आप कैलिब्रेशन से इसको कर सकते हैं। स्पैन ड्रिफ्ट में क्या है कि जैसे जैसे आप हायर रेंज पे जा रहे हैं तो एरर बढ़ रहा है। और जोन का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर जोन में ही इस तरीके का ड्रिफ्ट आएगा, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली ए सर्टेन जोन। नाउ देयर इज डेड जोन। ये डेड जोन जो है वो डिफरेंट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब क्या है? इट इज द लार्जेस्ट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी फॉर विच देयर इज नो चेंज इन आउटपुट। यानी कि अगर आप कोई इनपुट दे रहे हैं और बहुत ही स्मॉल इनपुट है और आपको आउटपुट में कोई डिटेक्टेबल चेंज नहीं आ रहा है, देयर इज नो रीडिंग, तो आप कहेंगे कि ये डेड जोन है। तो कितना मैक्सिमम इनपुट आप इंक्रीज कर सकते हैं जिसमें कि आउटपुट में कोई भी चेंज ना हो, तो वो डेड जोन कहलाएगा। डेड जोन का मतलब है कि आपने कोई एक्साइटेशन दिया, कोई इनपुट दिया और उसके बाद भी आउटपुट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो और उससे जैसे ही डेड जोन से आप ज़्यादा इनपुट देते हैं तो ऑटोमेटिकली देयर इज ए डिफ्लेक्शन। तो ये क्यों होता है? ये फ्रिक्शंस की वजह से हो सकता है, ये कह सकते हैं कि राइट टेम्परेचर या वार्म अप इंस्ट्रूमेंट में ना हो, इस वजह से भी हो सकता है। पर्टिकुलरली फ्रिक्शन इज द मोस्ट कॉमन फैक्टर। Then static error, that is also a static characteristic. This is the difference between the measured value and the true value. तो अगर true value आपको given है और measured value आपके पास आ रही है, सब जैसा मैंने पहले कहा कि अगर 1 एम्पियर की करंट है और आपका 0.98 एम्पियर रीड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक एरर कितनी हुई? दैट विल बी 1 minus 0.98, that is 0.02 ampere. So that will be the static error. Okay, and this current is steady, mind it, वो करंट जो है वो फिक्स है, तो आपने आसानी से उसको रिड्यूस कर दिया। तो जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द स्टैटिक एरर। एरर के बारे में हम बाद में भी फॉलोइंग लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। देन हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस की वजह से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको कि समझना ज़रूरी है कि अगर हम प्रॉपर मेजरमेंट की बात करें तो ये बेसिकली इसलिए होता है, या मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको समझें, कि लोडिंग और जो अनलोडिंग कर्व्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स के डिफरेंट होते हैं। यानी कि जिस तरीके से लोडिंग में बिहेवियर आता है और जो अनलोडिंग का मतलब है जब यू आर टेकिंग अवे द लोड, तो ये सेम नहीं होता। क्योंकि अगर आप हिस्टेरेसिस कर्व को अगर ध्यान करें तो स्टैटिक हिस्टेरेसिस कर्व वाज लाइक दिस। तो हम यूजुअली कहते थे कि लीनियर रीजन में हमको ऑपरेट करना है। ओके, तो ये अगर कह सकते हैं कि ये इनिशियल पार्ट है। अगर आपको याद हो तो लोडिंग का जो पैटर्न आता है, जब लोड धीरे धीरे आप इंक्रीज कर रहे हैं और अनलोडिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोइंसिडेंस नहीं होता, सेम बिहेवियर नहीं आता। और जब ये वेरिएशन आएगा रहेगा बिहेवियर में, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी दैट इट विल लीड टू द एरर। देन स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। अब इस डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जो कि वेरिएशन विद टाइम, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें ट्रांजिएंट भी हो सकती हैं और जो आप कह सकते हैं स्टेडी स्टेट या पीरियोडिक नेचर की भी हो सकती हैं। तो इसमें एक स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स है। स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स क्या है? रैपिडिटी विद विच द मेजरिंग सिस्टम्स रेस्पॉन्स टू द चेंज इन मेजर्ड क्वांटिटी। तो किस रैपिडिटी के साथ वो मेजरिंग सिस्टम रेस्पॉन्स कर रहा है इनपुट चेंज में, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द स्पीड ऑफ द रेस्पॉन्स। फिडिलिटी जो है वो क्या है? दैट इज अ डिग्री टू विच ए मेजरिंग सिस्टम इंडिकेट्स चेंजेस इन द मेजर्ड क्वांटिटी, ओके, विदाउट एनी डायनेमिक एरर। कि बिना डायनेमिक एरर कॉज किए हुए जो है
जो मेजरिंग सिस्टम है वो किस डिग्री तक इंडिकेट करता है चेंज में, यानी कि फेथफुली, कितना फेथफुली वो इसको इंडिकेट कर रहा है मेजरिंग सिस्टम। यानी कि इनपुट में आपने कोई माइनर चेंज किया तो उसको फेथफुली वो माइनर चेंज को आउटपुट में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं, इंडिकेशन की फॉर्म में जहां आप उसको रीड कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल फिडेलिटी। सो फिडेलिटी इज लाइक फेथफुलनेस और फेथफुली रिप्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स। देन डायनेमिक एरर, डायनेमिक एरर और मेजरमेंट एरर। डायनेमिक एरर जो है वो बेसिकली दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू changing with the time and the value indicated by the measuring system. Now this point to be carefully noted, ये बात बहुत ही ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो डायनेमिक एरर जब हम मेज़र करते हैं, जिसको कि हम मेजरमेंट एरर भी कहते हैं, सो अगर ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चंस ये आता है कि व्हाट इज मेजरमेंट एरर, तो माइंड इट इज ए डायनेमिक एरर एंड दिस रिजल्ट्स ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू। नाउ दिस ट्रू वैल्यू इज नॉट स्टैटिक, इट इज़ चेंजिंग विद द टाइम। यानी कि जो जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं वो बेसिकली वो क्वांटिटी वेरी कर रही है। ओके, सो दैट इज़ वेरिंग विद द टाइम। सो ऑटोमेटिकली अगर वो एक्चुअली में वेरी कर रही है क्वांटिटी जिसको मेजर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, उसकी ट्रू वैल्यू भी वेरी करेगी, इट विल ऑल्सो वेरी। तो उस ट्रू वैल्यू का वेरिएशन एंड जो मेजरमेंट कर रहे हैं आप, जो इंडिकेशन आ रहा है, जो मेजरिंग सिस्टम जो वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, इन दोनों के डिफरेंस को आप डायनेमिक एरर कहते हैं। यानी कि अगर वो जो वैल्यू है ट्रू वैल्यू, अगर वो स्टैटिक होती, फिक्स्ड होती, ओके, और फिर हम उसको मेजर्ड वैल्यू से अगर डिफरेंशिएट करते, माइनस उसका डिफरेंस निकालते, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक एरर। लेकिन जब ट्रू वैल्यू ही वेरी कर रही है और जो भी मेजरमेंट वैल्यू आ रही है उस समय, ओके, दैट मे ऑल्सो बी वेरिंग और दैट मे बी फिक्स्ड, that measure value may be varying or may be fixed, but क्योंकि true value is varying, तो इन दोनों के जो difference है, जो भी corresponding difference आएगा at particular instance, that is called as the dynamic error. So it is a difference between the true value which is changing with the time and the value indicated by the measuring system. Okay, इसमें जब इसको calculation करते हैं तो we presume that the static error is assumed to be 0. इसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि उस समय स्टैटिक एरर जो है वो जीरो है, देयर इज नो स्टैटिक एरर। ओके, सो क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है इट इज़ वेरिंग विद द टाइम, और जो भी मेजर्ड वैल्यू आ रही है उसको हमने डिफरेंट इंस्टेंट्स पे ले लिया और देन वी सब्सट्रैक्ट द ट्रू वैल्यू फ्रॉम द मेजर्ड वैल्यू एंड देन वी सी व्हाट इज द एरर, वेदर इट इज़ ए पॉजिटिव डायनेमिक एरर और वेदर इट इज़ ए नेगेटिव डायनेमिक एरर। So you see that these are the different characteristics, dynamic और static, और इनसे समझने से आप ये जानेंगे कि अगर ये issues हैं तो ये issues, यानी कि अगर हम static characteristic की बात करें तो ये क्या है, static characteristic की input आपका आ रहा है और it is not varying with the time, और ये अगर है तो कोई कह सकते हैं कि स्टैटिक का मतलब है विच इज़ नॉट वेरिंग विद द टाइम। सो दैट इनपुट विच इज़ देयर यू आर मेजरिंग इट, एंड व्हेन यू आर मेजरिंग इट देन विद द ट्रू वैल्यू यू कंपेयर इट एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू फाइंड आउट द स्टैटिक एरर। इफ दैट इनपुट इज वेरिंग विद द टाइम, इट इज़ सच ए पैरामीटर विच इज़ कॉन्स्टेंटली वेरिंग विद द टाइम और पीरियडिक इन नेचर और मे बी ट्रांजिएंट इन नेचर। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि सडन पैटर्न है, ओके, it is rising or then it is falling down, it is not periodic in nature. So in that case you subtract its true value if you know with the measured value and then you find the dynamic error. So that is one way. Now finding out error is one thing which basically tell you that how close you are to the true value, how accurate is your measurement, okay, because we must differentiate between precision and true value. So precision means when repeatability is there, when you do the multiple measurement you get the same value, okay, or almost same value, but accurate means when it is closer to the true value. So by finding out the error you can know that whether your measurement is up to mark or not. But by knowing other characteristics like other static characteristic and dynamic characteristic, we understand that are there other issues which may be system based or which are operation based.
For example, system base means for like dead zone. Dead zone is a system base, क्योंकि आपने देखा dead zone means कि आपने इनपुट दिया है बट इनपुट देने के बावजूद भी वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मीनिंग देयर बाय हो सकता है किसी सिस्टम में 0.1 एम्पियर तक डेड जोन हो. अब 0.05 एम्पियर भी आप करंट देंगे तब भी देयर विल नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन, और 0.09 एम्पियर भी देंगे तो भी देयर विल नॉट बी एनी डिफ्लेक्शन, बट 0.1 देंगे देन यू विल फाइंड ए डिटेक्टेबल चेंज. सो दैट इज लाइक डेड जोन. तो डेड जोन ऑटोमेटिकली, जैसे पहले कहा कि फ्रिक्शन की वजह से आता है, लेकिन इट इज़ नॉट डिजायरेबल पार्ट. सो वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक. वन इज डिजायरेबल, अनदर इज अनडिजायरेबल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज पैरामीटर्स, so we must understand that accuracy is desirable, even precision is desirable. Repeatability means first of all you must be as accurate as possible, then it should be as precise as possible. Precise means reproducibility is there, you are able to have a multiple multiple measurement giving the same values. Repeatability meaning thereby repeatability is also there, and then sensitivity means even for a slight change in input there is a significant change in output, and that is being done faithfully. So reproducibility is also desirable, sensitivity is also desirable, precision is also desirable, and accuracy is also desirable. Then drift is not desirable, dead zone is also not desirable, so that we must understand. And then static error is also not desirable, but you must make a way so as to reduce these static errors or dynamic errors. And then hysteresis, that also needs to be controlled, means loading and unloading pattern or the impact, its impact should be as same as possible or it should be minimized, because if these curves are too much different then they have an implication in terms of introducing the error. So even this hysteresis is also not desirable. And speed of response, of course it is desirable, that should be quick as possible. And fidelity is also desirable, that it should be able to faithfully produce the changes in input or proportional deflection in if the input is also changing. So it's like faithfulness of the system to reproduce the results for the significant change in input. And then dynamic error is, or what we also call measurement error, is also undesirable. So by knowing these things, if we know them and if we really take care on these parts, then we can ensure that right calibration is done, and then we can also ensure that the errors are minimized. So I think understanding these characteristics helps us to minimize the errors and to really decide about our applications. We will continue our discussions with the different type of instruments in following lectures, and particularly the errors. So we would start with the types of errors, and then we will talk about the different types of instruments which are used for the basic electrical quantities such as voltage, current or power and energy. So let us join in another third lectures. Thank you very much.